सन 2050। दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लगातार 2 वर्षों से धरती पर ठीक से बारिश नहीं हुई थी। गर्मी हर साल अपना नया रिकॉर्ड बना रही थी। नदियां सूख चुकी थीं, झीलों का पानी लगभग खत्म हो गया था, और कई बड़े बांध खाली पड़े थे। कहते हैं, जब तक किसी चीज की कमी न हो, उसकी असली कीमत समझ में नहीं आती। लेकिन जिस दिन दुनिया से पानी गायब होने लगा, उसी दिन इंसानियत भी धीरे धीरे सूखने लगी। भारत भी इस संकट से बच नहीं पाया। देश के कई हिस्सों में पानी और खाने की भारी कमी हो चुकी थी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। अनेक कारखाने और पावर प्लांट बंद हो चुके थे। बिजली दिन में केवल कुछ घंटों के लिए आती थी। मुंबई जैसे बड़े शहर की हालत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। सरकार समय समय पर लोगों तक राशन और पानी पहुंचाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह सबके लिए पर्याप्त नहीं होता था। पानी का हर बर्तन अब किसी खजाने से कम नहीं था। बच्चों के स्कूल भी बंद हो चुके थे। मुंबई के एक साधारण से अपार्टमेंट में खुराना परिवार रहता था। परिवार में संजय, उनकी पत्नी आरती, बेटा नयन और 2 बेटियां, पूर्वी और अपूर्वा थीं। नयन 18 साल का था। वह पूरे अपार्टमेंट का सबसे मददगार लड़का माना जाता था। किसी बुजुर्ग को पानी भरना हो, किसी के लिए राशन लाना हो, या किसी का भारी सामान उठाना हो, नयन बिना कुछ सोचे सबसे पहले आगे बढ़ जाता था। पूर्वी की एक आदत पूरे घर में मशहूर थी। वह रोज देर से उठती थी। आरती रोज उसे प्यार से जगाती, और नयन रोज उसकी इसी आदत पर हंस देता था। अपूर्वा सबसे छोटी थी। वह शांत स्वभाव की थी और अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती रहती थी। खुराना परिवार के पड़ोसी भी उनके अपने जैसे ही थे। मंजू ताई, जो घर में अकेली रहती थीं। विजय काका, जिनके पास पूरे अपार्टमेंट में गिने चुने मोबाइल फोन में से एक था। अजय और हिनल, जो नयन के सबसे अच्छे दोस्त थे। शाम होते ही ज्यादातर लोग विजय काका के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते। वहां रखा पुराना रेडियो ही पूरे अपार्टमेंट का समाचार केंद्र था। उसी रेडियो से लोगों को देश दुनिया की खबरें सुनने को मिलती थीं। उसी अपार्टमेंट के बगल वाले अपार्टमेंट में एक सरकारी कर्मचारी रहता था। उसका नाम था राजेंद्र। वह सरकारी पानी के टैंकरों की व्यवस्था संभालता था। लोग उसे एक ईमानदार कर्मचारी समझते थे। लेकिन उसके चेहरे के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था, जिसके बारे में अभी किसी को कुछ भी पता नहीं था। और वही सच, बहुत जल्द पूरे खुराना परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह, सूरज निकलते ही तपती गर्मी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह के केवल 7 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो चुकी हो। खुराना परिवार के घर में सभी लोग जाग चुके थे। सिर्फ पूर्वी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। आरती मुस्कुराई। आरती, पूर्वी, उठ जाओ बेटा। सुबह हो गई है। कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आरती ने फिर आवाज लगाई। आरती, पूर्वी, कब तक सोती रहोगी? इतने में नयन हंस पड़ा। नयन, माँ, रहने दीजिए। पूर्वी को उठाना सबसे मुश्किल काम है। अंदर से पूर्वी की उनींदी आवाज आई। पूर्वी, भैया, मैं सब सुन रही हूँ। इतना सुनते ही अपूर्वा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ पल के लिए पूरे घर में मुस्कान लौट आई। ऐसे कठिन समय में यही छोटी छोटी खुशियां लोगों को जीने का हौसला देती थीं। थोड़ी देर बाद सभी लोग रसोई में बैठ गए। आरती ने बचा हुआ थोड़ा सा नाश्ता सबके सामने रखा। हर किसी को बहुत कम हिस्सा मिला, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। सब जानते थे कि हालात पूरे देश में एक जैसे हैं। नाश्ता खत्म होते ही नयन ने 2 खाली डिब्बे उठाए। आरती, बेटा, कहाँ जा रहे हो? नयन, माँ, अगर आज पानी का टैंकर आया, तो अपना पानी भी भरूंगा और मंजू ताई का भी। संजय मुस्कुरा दिए। संजय, बेटा,
तुम हमेशा दूसरों की चिंता पहले करते हो। नयन, पापा, आज अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो फिर कौन देगा? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मंजू ताई धीरे धीरे अंदर आईं। मंजू ताई, आरती, कैसी हो बेटी? आरती, बस ताई, जैसे सब हैं वैसे ही हैं। नयन तुरंत मंजू ताई के पास पहुंचा। नयन, ताई, आपका खाली डिब्बा कहाँ है? आज मैं आपका पानी भी भर दूंगा। मंजू ताई की आंखों में अपनापन झलक उठा। मंजू ताई, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। नयन मुस्कुराया और डिब्बे लेकर घर से बाहर निकल गया। बाहर अजय और हिनल पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। अजय, चलो, आज देखते हैं टैंकर आता भी है या नहीं। हिनल, अगर आज भी पानी नहीं आया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तीनों अपार्टमेंट के बाहर जाकर खड़े हो गए। सड़क पर दूर तक सन्नाटा पसरा था। हर किसी की नजर उसी रास्ते पर थी, जहां से कभी भी पानी का टैंकर आ सकता था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस पानी का वे इंतजार कर रहे थे, उसी पानी के पीछे छिपा एक लालच, बहुत जल्द उनकी दुनिया उजाड़ने वाला था। अपार्टमेंट के बाहर धीरे धीरे कई लोग इकट्ठा होने लगे। हर किसी के हाथ में खाली डिब्बा, बाल्टी या कैन था। सबकी नजर सड़क पर थी। लेकिन समय बीतता गया। पानी का टैंकर नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। लोगों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। मंजू ताई ने गहरी सांस ली। मंजू ताई, लगता है आज भी पानी नहीं मिलेगा। नयन ने उनका खाली डिब्बा उठाया। नयन, ताई, हिम्मत मत हारिए। शायद थोड़ी देर में आ जाए। लेकिन शाम होने तक भी कोई टैंकर नहीं आया। लोग अपने अपने घर लौटने लगे। उसी समय विजय काका अपने घर से पुराना रेडियो लेकर बाहर आए। विजय काका, अरे, सब लोग इधर आ जाओ। समाचार शुरू होने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में कई पड़ोसी उनके घर के बाहर जमा हो गए। रेडियो से समाचार वाचक की आवाज सुनाई दी। समाचार, सरकार ने बताया है कि पानी की कमी वाले सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि पानी की एक एक बूंद का सही उपयोग करें। ये खबर सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अजय, अगर सरकार टैंकर भेज रही है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा? हिनल, यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। मंजू ताई, पिछले 2 दिनों से हमारे अपार्टमेंट में एक भी टैंकर नहीं आया। संजय भी वहां आ गए। संजय, शायद कहीं रास्ते में कोई परेशानी होगी। नयन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नयन, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। बिना वजह लगातार टैंकर नहीं रुक सकते। विजय काका ने रेडियो बंद कर दिया। धीरे धीरे सभी लोग अपने घर लौट गए। रात को बिजली भी चली गई। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। नयन बालकनी में खड़ा सूखे आसमान को देख रहा था। उसने मन ही मन तय किया, अगर सचमुच कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, तो वह उसका पता लगाकर रहेगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सच की तलाश ही उसे मौत के इतने करीब ले जाएगी। अगली सुबह, गर्मी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सूरज की तेज किरणें सुबह से ही सड़कों को तपाने लगी थीं। खुराना परिवार के घर में सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। आरती ने घड़े का ढक्कन खोला। अंदर बहुत थोड़ा पानी बचा था। आरती ने चिंता भरी नजर से संजय की ओर देखा। आरती, अगर आज भी पानी नहीं आया, तो कल पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। संजय, हिम्मत रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नयन चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसने खाली डिब्बा उठाया। नयन, मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूँ। आरती, बेटा, धूप बहुत तेज है। जल्दी लौट आना। नयन, जी माँ। नयन घर से निकल गया। सड़कें लगभग सुनसान थीं।
कई दुकानें बंद पड़ी थीं। कुछ लोग सरकारी राशन की लाइन में खड़े थे। नयन धीरे धीरे चलते हुए बगल वाले अपार्टमेंट के पास पहुंचा। उसी समय उसकी नज़र राजेंद्र पर पड़ी। राजेंद्र मोबाइल पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। नयन अनजाने में वहीं रुक गया। हवा बिल्कुल शांत थी, इसलिए राजेंद्र की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। राजेंद्र, आप चिंता मत कीजिए। आज रात तक पानी का टैंकर आपके बंगले पर पहुंच जाएगा। पैसे तैयार रखिए। ये सुनते ही नयन हैरान रह गया। अब उसे समझ आने लगा था कि आखिर उनके इलाके में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा। तभी राजेंद्र की नज़र नयन पर पड़ गई। उसने तुरंत फोन काट दिया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राजेंद्र तेजी से नयन की तरफ बढ़ा। राजेंद्र, नयन, तुम यहाँ कब से खड़े हो? नयन ने बिना डरे जवाब दिया। नयन, इतनी देर से कि आपका पूरा सच सुन सकूं। ये सुनते ही राजेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया था, उसका सबसे बड़ा राज अब सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहा। राजेंद्र कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। वह बार बार इधर उधर देखने लगा। आसपास उस समय कोई नहीं था। राजेंद्र ने धीरे से बात शुरू की। राजेंद्र, नयन, जो तुमने सुना है उसे यही भूल जाओ। नयन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नयन, मैं कुछ नहीं भूलूंगा। अब मुझे समझ आ गया है कि हमारे इलाके में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा। राजेंद्र, तुम गलत समझ रहे हो। नयन, नहीं, आप सरकारी पानी अमीर लोगों को बेच रहे हो। जिन लोगों का पानी है, वही लोग प्यासे घूम रहे हैं। राजेंद्र पूरी तरह घबरा गया। उसने जेब से पैसों की एक गड्डी निकाली। राजेंद्र, ये रख लो। जितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। बस किसी से कुछ मत कहना। नयन ने पैसों की तरफ देखा तक नहीं। नयन, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिनमें गरीबों की प्यास बसी हो। राजेंद्र, सोच लो, तुम्हारे घर की हालत भी अच्छी नहीं है। नयन, मेरे घर में मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन हमने कभी किसी का हक नहीं छीना। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर नयन ने दृढ़ आवाज में कहा। नयन, मैं पहले इस बात का पूरा यकीन करूंगा, फिर पुलिस को सब सच बता दूंगा। अब तुम्हारा ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये सुनते ही राजेंद्र के चेहरे की घबराहट और बढ़ गई। उसे अपनी नौकरी, अपने पैसे और अपने सारे राज एक साथ बिखरते हुए दिखाई देने लगे। उसने खुद को संभालते हुए कहा। राजेंद्र, नयन, एक बार मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वही करना। नयन कुछ पल सोचता रहा। उसे लगा, शायद राजेंद्र अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है। नयन, ठीक है, लेकिन अगर तुमने गलत किया है, तो मैं सच छिपाऊंगा नहीं। राजेंद्र ने सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे अपार्टमेंट के पीछे की तरफ चल पड़े। नयन को नहीं पता था कि सच का साथ देने का उसका फैसला, उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बनने वाला है। राजेंद्र और नयन अपार्टमेंट के पीछे पहुंच गए। वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज धूप की वजह से उस समय वहां कोई नहीं था। राजेंद्र कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने एक बार फिर नयन को समझाने की कोशिश की। राजेंद्र, नयन, आखिरी बार कह रहा हूं, ये बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। नयन ने दृढ़ आवाज में कहा। नयन, मदद नहीं, तुम मुझे खरीदना चाहते हो। मैं गरीब लोगों का हक बिकते हुए नहीं देख सकता। राजेंद्र, अगर तुमने किसी को बता दिया, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नयन, तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारे गलत काम खत्म होंगे। मैं आज ही पुलिस तक ये बात पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही राजेंद्र पूरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। नयन वहां से जाने के लिए मुड़ा।
उसी क्षण राजेंद्र ने जेब से अपना रुमाल निकाला। वह तेजी से नयन के पीछे पहुंचा। उसने रुमाल नयन के मुंह और नाक पर कसकर दबा दिया। नयन अचानक घबरा गया। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह हाथ पैर मारता रहा, लेकिन राजेंद्र डर और घबराहट में अपनी पकड़ नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही देर बाद नयन की हरकतें धीरे धीरे रुक गईं। उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। राजेंद्र ने कांपते हुए रुमाल हटाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह कुछ पल तक नयन को देखता रहा। राजेंद्र, मैंने ये क्या कर दिया? डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपना रुमाल वापस जेब में रखा। चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, तब वह तेजी से वहां से चला गया। अपार्टमेंट के पीछे अब केवल गहरा सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे के बीच नयन हमेशा के लिए शांत हो चुका था। उधर खुराना परिवार को अभी भी यही लग रहा था कि नयन किसी जरूरी काम से बाहर गया है। दोपहर बीत गई, फिर शाम होने लगी, लेकिन नयन घर वापस नहीं लौटा। आरती बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगी। आरती, संजय जी, नयन को गए बहुत देर हो गई। उसने आज तक कभी इतनी देर नहीं की। संजय ने घड़ी की तरफ देखा। संजय, हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। संजय तुरंत घर से बाहर निकल गए। उन्होंने सबसे पहले अजय और हिनल से पूछा, संजय, बेटा, क्या नयन तुम लोगों के साथ है? अजय, नहीं अंकल, सुबह के बाद तो हमने उसे देखा ही नहीं। हिनल, अगर पता होता, तो हम आपको जरूर बताते। इतने में मंजू ताई भी वहां आ गईं। मंजू ताई, क्या हुआ संजय? संजय, नयन सुबह से घर नहीं लौटा। ये सुनते ही विजय काका भी बाहर आ गए। विजय काका, देर मत करो, हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरे अपार्टमेंट के लोग अलग अलग दिशाओं में नयन की तलाश करने निकल पड़े। अजय और हिनल अपार्टमेंट के पीछे की तरफ गए। अचानक अजय के कदम रुक गए। कुछ ही दूरी पर एक युवक जमीन पर पड़ा हुआ था। अजय तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। पास पहुंचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह नयन था। अजय की आवाज कांप उठी। अजय, नयन। हिनल भी दौड़कर वहां पहुंची। नयन को उस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हिनल, नहीं, यह नहीं हो सकता। अजय बिना एक पल गंवाए अपार्टमेंट की तरफ दौड़ा। अजय, संजय अंकल, जल्दी आइए। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचे। आरती ने जैसे ही नयन को देखा, उनकी चीख निकल गई। आरती, नयन, बेटा। वह अपने बेटे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। संजय घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने नयन का हाथ पकड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूर्वी और अपूर्वा अपने भाई को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मंजू ताई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विजय काका ने कांपती आवाज में कहा, विजय काका, किसी को तुरंत पुलिस को खबर करनी होगी। कुछ ही देर में पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई। जिस नयन ने हमेशा सबकी मदद की थी, आज उसी के जाने का दुख हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पूरा अपार्टमेंट मातम में डूब चुका था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को यह नहीं पता था कि नयन की मौत के पीछे पानी का एक ऐसा काला कारोबार छिपा था, जो अभी दुनिया के सामने आना बाकी था। कुछ ही देर बाद पुलिस अपार्टमेंट पहुंची। इंस्पेक्टर नंदिनी भी अपनी टीम के साथ वहां आई। उन्होंने सबसे पहले नयन के शव को ध्यान से देखा। शरीर पर कहीं भी कोई गहरा घाव नहीं था। न खून का कोई निशान था, न किसी हथियार का कोई सबूत। नंदिनी कुछ पल तक चुप रहीं। उन्होंने आसपास की जगह को ध्यान से देखा। जमीन पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मौत का कारण तुरंत समझ में आ सके। नंदिनी ने संजय की तरफ देखा। नंदिनी, क्या नयन की किसी से दुश्मनी थी? संजय ने सिर हिलाया।
संजय, नहीं मैडम, नयन तो पूरे अपार्टमेंट का सबसे मददगार लड़का था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आरती रोते हुए बोली। आरती, मेरा बेटा तो सबकी मदद करता था। पता नहीं उसके साथ ये किसने किया। मंजू ताई भी आगे आ गईं। मंजू ताई, मैडम, नयन मेरे अपने बेटे जैसा था। वह रोज मेरा हाल पूछने आता था। अजय ने भी भर्राए आवाज में कहा। अजय, मैडम, सुबह तक वह बिल्कुल ठीक था। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो गया। नंदिनी ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने अपने पुलिसकर्मियों से कहा। नंदिनी, पूरे इलाके की अच्छी तरह जांच करो। कोई भी छोटी बात नजरअंदाज मत करना। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस नयन के शव को सम्मान के साथ खुराना परिवार के घर ले आई। देश की अधिकांश फॉरेंसिक लैब और कई सरकारी सुविधाएं बंद हो चुकी थीं। इसलिए नयन की मौत का कारण तुरंत पता नहीं चल सका। शाम तक पूरा अपार्टमेंट शोक में डूब चुका था। किसी के घर चूल्हा नहीं जला। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई केवल नयन को याद कर रहा था। उधर, इंस्पेक्टर नंदिनी अपने कार्यालय में बैठी एक ही सवाल के बारे में सोच रही थी। अगर नयन की किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? यही सवाल अब उनकी पूरी जांच की सबसे बड़ी शुरुआत बनने वाला था। अगली सुबह, पूरा अपार्टमेंट अब भी शोक में डूबा हुआ था। खुराना परिवार के घर लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ था। हर किसी की आंखें नम थीं। मंजू ताई चुपचाप एक कोने में बैठी थीं। वह बार बार नयन की तस्वीर को देखती और रो पड़ती। अजय और हिनल भी सुबह से वहीं बैठे थे। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय विजय काका अपना पुराना रेडियो लेकर आए। विजय काका, शायद आज कोई नई सरकारी खबर मिले। उन्होंने रेडियो चालू किया। कुछ ही पल बाद समाचार शुरू हो गए। समाचार, सरकार ने बताया है कि पिछले 3 दिनों से पानी की कमी वाले सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। किसी भी इलाके की पानी की आपूर्ति नहीं रोकी गई है। रेडियो की यह खबर सुनते ही मंजू ताई हैरान रह गईं। मंजू ताई, ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो 2 दिनों से एक भी टैंकर नहीं आया। विजय काका, बिल्कुल सही कह रही हो। हम सब रोज इंतजार करते रहे। अजय, अगर टैंकर आया होता, तो पूरा अपार्टमेंट जानता। उसी समय इंस्पेक्टर नंदिनी खुराना परिवार से मिलने वहां पहुंची। उन्होंने मंजू ताई की बात सुन ली। नंदिनी कुछ पल तक सोचती रही। फिर उन्होंने सभी लोगों की तरफ देखा। नंदिनी, आप सब एक ही बात कह रहे हैं। क्या सचमुच पिछले 2 दिनों से यहाँ पानी का टैंकर नहीं आया? सभी लोगों ने एक साथ सिर हिला दिया। नंदिनी की आंखों में गंभीरता आ गई। सरकारी समाचार कुछ और कह रहे थे, और यहाँ रहने वाले सभी लोग कुछ और। यानी कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था। नंदिनी ने अपने साथ आए पुलिसकर्मी की तरफ देखा। नंदिनी, इस पूरे इलाके में सरकारी पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसके पास है? इसकी पूरी जानकारी निकालो। मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए। पुलिसकर्मी, जी मैडम। वह तुरंत वहां से चला गया। नंदिनी ने एक बार फिर नयन की तस्वीर की ओर देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि नयन की मौत और पानी की कमी, दोनों का आपस में कोई गहरा संबंध है। लेकिन वह संबंध क्या था? यही सच अब उन्हें हर हाल में ढूंढना था। उसी शाम इंस्पेक्टर नंदिनी अपने कार्यालय में बैठी रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद एक पुलिसकर्मी फाइल लेकर उनके कमरे में आया। पुलिसकर्मी, मैडम, आपने जो जानकारी मंगाई थी, वह मिल गई है। नंदिनी ने फाइल खोली। उसमें साफ लिखा था कि उस पूरे इलाके में सरकारी पानी के टैंकर पहुंचाने की जिम्मेदारी राजेंद्र नाम के कर्मचारी के पास थी।
नंदिनी ने पूरी फाइल ध्यान से पढ़ी। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था कि पिछले 3 दिनों से सभी टैंकर अपने तय स्थानों पर भेज दिए गए थे। लेकिन खुराना परिवार के अपार्टमेंट और आसपास के लोगों को पूरा पानी मिला ही नहीं था। दोनों बातों में साफ अंतर था। नंदिनी कुछ देर तक गहरी सोच में बैठी रही। नंदिनी, इसका मतलब कहीं न कहीं पानी बीच रास्ते में ही गायब हो रहा है। उन्होंने तुरंत एक और आदेश दिया। नंदिनी, राजेंद्र के बारे में पूरी जानकारी निकालो। वह कहाँ रहता है, किससे मिलता है, और दिन भर कहाँ कहाँ जाता है। लेकिन उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। पुलिसकर्मी, जी मैडम। अगले ही दिन 2 पुलिसकर्मी साधारण कपड़ों में राजेंद्र पर नजर रखने लगे। राजेंद्र रोज की तरह घर से निकलता। वह सरकारी पानी के टैंकरों की व्यवस्था देखने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में जाता। पुलिस चुपचाप उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। उधर खुराना परिवार का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आरती बार बार नयन की तस्वीर को देखकर रो पड़ती। पूर्वी और अपूर्वा अब पहले से भी ज्यादा शांत रहने लगी थीं। मंजू ताई रोज कुछ देर उनके घर आकर बैठती। अजय और हिनल भी हर दिन संजय का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते। लेकिन नयन की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। उधर इंस्पेक्टर नंदिनी अपने कार्यालय में बैठी पूरी घटना को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्हें बार बार एक ही बात परेशान कर रही थी। अगर राजेंद्र पानी के टैंकरों में गड़बड़ी कर रहा है, तो क्या नयन ने उसका ये काला खेल देख लिया था? क्या इसी वजह से नयन की हत्या हुई? लेकिन ये केवल एक शक था। बिना सबूत के किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता था। नंदिनी, अगर मेरा शक सही है, तो राजेंद्र बहुत जल्द कोई न कोई गलती जरूर करेगा। यही सोचकर उन्होंने राजेंद्र पर गुप्त नजर रखने का फैसला और भी मजबूत कर लिया। उन्हें विश्वास था, सच देर से ही सही, लेकिन एक दिन जरूर सामने आएगा। अगले कुछ दिनों तक इंस्पेक्टर नंदिनी चुपचाप राजेंद्र पर नजर रखती रही। राजेंद्र को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसके हर कदम पर नजर रख रही है। वह रोज घर से निकलता, सरकारी पानी के टैंकरों की व्यवस्था देखने के लिए अलग अलग इलाकों में जाता। फिर देर शाम अपने घर लौट आता। पुलिसकर्मी भी साधारण कपड़ों में दूर से उसका पीछा करते रहे। लेकिन कई दिनों तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे नयन की हत्या सीधे राजेंद्र से जुड़ सके। उधर खुराना परिवार का दुख हर दिन बढ़ता जा रहा था। आरती अब भी नयन का कमरा वैसा ही रखती थी। पूर्वी कई बार अपने भाई की पुरानी बातें याद करके रो पड़ती। अपूर्वा चुपचाप नयन की तस्वीर के सामने बैठी रहती। संजय बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करते, लेकिन अकेले में उनकी आंखें भी भर आती थीं। मंजू ताई रोज घर आकर सबका हाल पूछती। अजय और हिनल भी लगभग हर शाम खुराना परिवार के पास बैठते। एक शाम विजय काका अपना पुराना रेडियो लेकर आए। रेडियो पर समाचार शुरू हुए। समाचार, सरकार ने पानी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। लोगों से अपील की जाती है कि अगर किसी को ऐसी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये खबर सुनते ही नंदिनी को अपना शक फिर याद आ गया। उन्होंने उसी रात एक नया फैसला लिया। नंदिनी, अगर राजेंद्र सचमुच पानी बेच रहा है, तो वह किसी नए ग्राहक की बात भी जरूर मानेगा। अगले दिन नंदिनी ने अपने एक पुलिसकर्मी से राजेंद्र का मोबाइल नंबर निकलवाया। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर छिपाकर दूसरे नंबर से राजेंद्र को फोन किया। राजेंद्र ने फोन उठाया। राजेंद्र, कौन बोल रहे हैं? नंदिनी, मुझे ज्यादा पानी चाहिए। अगर तुम इंतजाम कर दो, तो मैं सरकारी कीमत से कई गुना ज्यादा पैसे दूंगी। कुछ पल तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर राजेंद्र धीरे से बोला, राजेंद्र, ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नंदिनी,
उसकी चिंता मत करो, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। राजेंद्र, मैं जल्द ही तुम्हें जगह और समय बता दूंगा। फोन कट गया। नंदिनी ने पूरी बातचीत पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी। उन्होंने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। अब उनका शक पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उन्हें लगने लगा था कि नयन की हत्या का सच अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। अगली सुबह इंस्पेक्टर नंदिनी पुलिस की वर्दी पहनकर राजेंद्र के अपार्टमेंट पहुंची। राजेंद्र ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पुलिस को देखकर वह एक पल के लिए घबरा गया। फिर उसने खुद को संभाल लिया। राजेंद्र, आइए मैडम। नंदिनी अंदर चली गईं। उन्होंने कुछ पल तक राजेंद्र की तरफ देखा। फिर शांत आवाज में बोली, नंदिनी। राजेंद्र, मुझे तुमसे नयन की मौत के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। ये सुनते ही राजेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। नंदिनी ने उसकी घबराहट साफ देख ली। नंदिनी, नयन की मौत वाले दिन तुम कहाँ थे? राजेंद्र कुछ पल तक चुप रहा। उसके होंठ कांपने लगे। नंदिनी फिर बोली, नंदिनी, और एक बात, कल फोन पर पानी बेचने की जो बात हुई थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ये सुनते ही राजेंद्र पूरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि अब पुलिस उसके हर राज तक पहुंच चुकी है। उसने बिना कुछ कहे अचानक दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। नंदिनी तुरंत समझ गई। नंदिनी, इसे रोको। राजेंद्र सीढ़ियां उतरकर अपार्टमेंट के बाहर भागने लगा। लेकिन बाहर पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राजेंद्र अब बुरी तरह कांप रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नंदिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नंदिनी, भागने से सच नहीं बदलता, राजेंद्र। अब सच बता दो। कुछ पल तक राजेंद्र सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया था, अब उसके झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। राजेंद्र कुछ देर तक सिर झुकाए खड़ा रहा। चारों तरफ सन्नाटा था। पुलिसकर्मी भी उसकी तरफ देख रहे थे। इंस्पेक्टर नंदिनी शांत खड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, नंदिनी, राजेंद्र, सच बोलने का यही सही समय है। राजेंद्र ने गहरी सांस ली। फिर कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। राजेंद्र, हाँ मैडम, पानी के टैंकर मैं ही अमीर लोगों तक पहुंचाता था। सरकारी पानी बेचकर मैं बहुत पैसे कमाने लगा था। नंदिनी चुपचाप उसकी बात सुनती रही। राजेंद्र आगे बोला, राजेंद्र, जिस दिन नयन की मौत हुई, उस दिन उसने मुझे फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। उसे पता चल गया था कि मैं लोगों का पानी बेच रहा हूँ। राजेंद्र की आवाज और भर्रा गई। राजेंद्र, मैंने उसे बहुत समझाया, पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वह पुलिस को सब बता देगा। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, राजेंद्र, डर के मारे मैं उसे अपने अपार्टमेंट के पीछे ले गया। वहां मैंने रुमाल से उसका मुंह और नाक दबा दिए। कुछ ही देर में उसकी सांस रुक गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी स्तब्ध रह गए। नंदिनी ने गंभीर आवाज में कहा, नंदिनी, एक ईमानदार इंसान ने तुम्हारा अपराध देख लिया, इसलिए तुमने उसकी जान ले ली। राजेंद्र ने सिर झुका लिया। उसके पास अब अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। नंदिनी ने पुलिसकर्मियों की तरफ देखा। नंदिनी, राजेंद्र को गिरफ्तार कर लो। दो पुलिसकर्मी आगे बढ़े। उन्होंने राजेंद्र को अपने साथ ले लिया। राजेंद्र बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चल पड़ा। उसे समझ आ चुका था, उसके लालच ने एक बेगुनाह की जान ले ली, और अब उसी लालच ने उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। राजेंद्र की गिरफ्तारी की खबर कुछ ही समय में पूरे इलाके में फैल गई। जिस किसी ने ये खबर सुनी, वह हैरान रह गया।
किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सरकारी पानी की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति ही लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था। उधर, इंस्पेक्टर नंदिनी पुलिस टीम के साथ खुराना परिवार के घर पहुंची। उस समय संजय, आरती, पूर्वी, अपूर्वा, मंजू ताई, विजय काका, अजय और हिनल सभी घर में मौजूद थे। नंदिनी ने शांत आवाज में कहा, नंदिनी, हमें नयन की हत्या करने वाला मिल गया है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। संजय की आंखें भर आईं। संजय, मैडम, कौन था वह? नंदिनी, राजेंद्र। ये नाम सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। नंदिनी ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे राजेंद्र सरकारी पानी के टैंकर अमीर लोगों को बेचता था। कैसे नयन ने उसकी फोन पर हुई बातचीत सुन ली थी। कैसे उसने नयन को पैसों का लालच दिया। और जब नयन नहीं माना, तब उसने अपने अपार्टमेंट के पीछे उसकी हत्या कर दी। ये सुनकर आरती फूट फूट कर रोने लगी। आरती, मेरा बेटा तो हमेशा सच का साथ देता था। संजय ने आंसू पोंछते हुए नयन की तस्वीर की तरफ देखा। संजय, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मंजू ताई भी रो पड़ी। मंजू ताई, नयन जैसा बेटा बहुत कम लोगों को मिलता है। अजय और हिनल की आंखें भी नम हो गईं। पूरा घर फिर एक बार नयन की यादों में डूब गया। नंदिनी ने गंभीर स्वर में कहा, नंदिनी, नयन अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उसकी ईमानदारी ने एक बहुत बड़ा अपराध दुनिया के सामने ला दिया। घर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में दुख भी था और नयन पर गर्व भी। राजेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में पानी की कालाबाजारी की जांच शुरू कर दी गई। सरकार ने कई जगहों पर छापे डलवाए। कई लोगों से पूछताछ की गई। धीरे धीरे पानी के टैंकर फिर से सही जगहों पर पहुंचने लगे। कुछ दिनों बाद खुराना परिवार के अपार्टमेंट में भी पानी का टैंकर पहुंचा। कई दिनों बाद लोगों के चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई दी। नयन की याद आते ही मंजू ताई की आंखें भर आईं। मंजू ताई, काश आज नयन होता। सबसे पहले वही मेरा पानी भरता। इतना सुनते ही वहां खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। अजय ने आगे बढ़कर मंजू ताई का खाली डिब्बा उठा लिया। अजय ताई, आज से यह काम मैं करूंगा। नयन ने हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाया है। हिनल भी मुस्कुराए। हिनल, और मैं भी हमेशा साथ रहूंगी। मंजू ताई ने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रखा। विजय काका ने अपना पुराना रेडियो चालू किया। समाचार शुरू हुए। समाचार, सरकार ने पानी की कालाबाजारी करने वाले कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति सामान्य करने का काम जारी है। ये खबर सुनकर संजय ने आसमान की तरफ देखा। संजय, नयन, तुम जहां भी हो, तुम्हारी सच्चाई जीत गई बेटा। आरती की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार उन आंसुओं में अपने बेटे पर गर्व भी था। पूरा अपार्टमेंट अब भी नयन को याद करता था। क्योंकि उसने अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हक के लिए अपनी जान दे दी थी। उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन उसकी ईमानदारी की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहने वाली थी। राजेंद्र की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद शहर में धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सरकारी पानी के टैंकर अब सही जगहों पर पहुंचने लगे थे। लोगों को पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा पानी मिलने लगा। लेकिन 2 साल के सूखे का असर अभी भी हर जगह दिखाई देता था। बिजली अब भी दिन में केवल कुछ घंटों के लिए ही आती थी। कई कारखाने अब भी बंद पड़े थे। बेरोजगारी कम नहीं हुई थी। एक शाम विजय काका हमेशा की तरह अपना पुराना रेडियो लेकर बाहर बैठे थे। धीरे धीरे अपार्टमेंट के कई लोग वहां आकर बैठ गए। रेडियो पर समाचार शुरू हुए। समाचार, सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में नए जल संरक्षण अभियान शुरू किए जाएंगे।
लोगों से पानी बचाने की अपील की जाती है। समाचार सुनकर कुछ पल तक सभी लोग चुप रहे। फिर विजय काका धीरे से बोले, विजय काका, अगर हम पहले ही पानी की कीमत समझ लेते, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मंजू ताई ने गहरी सांस ली। मंजू ताई, और अगर लालच न होता, तो नयन आज हमारे बीच होता। ये सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। अजय ने धीरे से कहा, अजय, नयन चला गया, लेकिन उसने हमें एक बात हमेशा के लिए सिखा दी। किसी का हक छीनकर कभी सुख नहीं मिलता। संजय ने नयन की तस्वीर की तरफ देखा। संजय, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी वजह से लोगों तक उनका हक पहुंचने लगा है, तो उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। पूरा अपार्टमेंट कुछ देर तक खामोश रहा। उस खामोशी में दुख भी था, और एक नई उम्मीद भी, कि शायद एक दिन ये दुनिया फिर से पहले जैसी बन सके। कुछ सप्ताह बीत गए। शहर में पानी की व्यवस्था पहले से कुछ बेहतर होने लगी थी। लोग अब भी हर बूंद को संभाल कर इस्तेमाल करते थे। खुराना परिवार के घर का दुख भी कम नहीं हुआ था। आरती आज भी नयन का कमरा रोज साफ करती थी। पूर्वी अब पहले की तरह देर तक नहीं सोती थी। उसे अपने भाई की हर बात याद आती थी। अपूर्वा भी पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। संजय हर दिन अपने बच्चों को यही समझाते। संजय, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके ईमान से होती है। एक शाम पूरे अपार्टमेंट के लोग फिर विजय काका के घर के बाहर इकट्ठा हुए। रेडियो पर समाचार शुरू हुए। समाचार, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। सरकार ने जल संरक्षण के नए नियम लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये समाचार सुनते ही लोगों के चेहरों पर कई दिनों बाद हल्की सी उम्मीद दिखाई दी। मंजू ताई ने आसमान की तरफ देखा। मंजू ताई, भगवान करे, इस बार बारिश जरूर हो। अजय ने मुस्कुराकर कहा, अजय, अगर बारिश आई, तो सबसे ज्यादा खुशी नयन को होती। हिनल की आंखें भर आईं। हिनल, वह हमेशा कहता था, पानी सिर्फ जरूरत नहीं, जीवन है। कुछ पल के लिए सभी लोग चुप हो गए। संजय ने धीरे से कहा, संजय, नयन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी सोच, उसकी ईमानदारी और उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सभी लोगों ने नयन की तस्वीर की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह आज भी सबके बीच मौजूद हो। उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके सच की गूंज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहने वाली थी। कुछ महीने बीत गए। शहर में हालात धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगे थे। सरकारी पानी के टैंकर अब नियमित रूप से लोगों तक पहुंच रहे थे। पानी की कालाबाजारी लगभग पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन लोगों के मन में नयन की याद आज भी वैसी ही थी। एक शाम पूरे अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। विजय काका ने हमेशा की तरह अपना पुराना रेडियो चालू किया। समाचार शुरू हुए। समाचार, सरकार ने घोषणा की है कि जिन कर्मचारियों ने पानी की कालाबाजारी में ईमानदारी से जानकारी देकर मदद की, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही देश भर में जल संरक्षण अभियान और तेज किया जाएगा। समाचार समाप्त होने के बाद कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मंजू ताई ने नयन की तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, मंजू ताई, नयन चला गया, लेकिन उसने लाखों लोगों का हक बचा लिया। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। आरती, मेरा बेटा हमेशा सच के रास्ते पर चला। आज उसी सच ने उसे अमर कर दिया। अजय ने धीरे से कहा, अजय, हम सब भी वादा करते हैं कि कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। हिनल ने भी सिर हिलाया। हिनल, और पानी की हर बूंद की कीमत हमेशा याद रखेंगे। संजय ने पूरे अपार्टमेंट के लोगों की तरफ देखा। संजय, नयन तो चला गया, लेकिन अगर हम सब उसकी सीख को अपने जीवन में उतार दें, तो
वही उसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सभी लोगों ने एक साथ सिर हिलाया। उस दिन पूरे अपार्टमेंट में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। सच और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। कुछ दिन बाद, शाम का समय था। आसमान में काले बादल छाने लगे थे। कई महीनों बाद लोगों ने ठंडी हवा का एहसास किया। पूरे अपार्टमेंट के लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक आसमान से पानी की पहली बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते हल्की बारिश शुरू हो गई। कई लोगों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। बच्चे बारिश की बूंदों को हाथों में भरने लगे। मंजू ताई ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। मंजू ताई, भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। आरती चुपचाप बारिश को देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। संजय धीरे से उनके पास आए। संजय, नयन आज होता, तो सबसे ज्यादा खुश वही होता। पूर्वी और अपूर्वा ने भी आसमान की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अजय ने बारिश की कुछ बूंदें अपनी हथेली में लीं। अजय, नयन हमेशा कहता था, पानी की हर बूंद अनमोल है। हिनल ने धीरे से कहा। हिनल, और आज उसकी बात सच में समझ आ रही है। उसी समय विजय काका ने अपना पुराना रेडियो चालू किया। समाचार। देश के कुछ हिस्सों में लंबे समय बाद हल्की बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। सरकार ने लोगों से वर्षा के पानी का संरक्षण करने की अपील की है, ताकि भविष्य में पानी का संकट दोबारा न आए। रेडियो की आवाज सुनते ही सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज उनके चेहरों पर दुख भी था, और उम्मीद भी। नयन इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी, उसका साहस और उसकी सीख हमेशा जिंदा रहने वाली थी। कभी कभी एक सच्चा इंसान अपने जाने के बाद भी दुनिया बदल जाता है। और नयन भी उन्हीं लोगों में से एक था।